गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना ये नया चैप्टर है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी का। बर्जीलियस की इस वाइटल फोर्स थ्योरी का मीनिंग था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं, इनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वोलर, इसने अमोनियम साइनेट NH4CNO को थर्मली डीकंपोज करके फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लैब में सिंथेसाइज किया। तो फ्रेडरिक वोलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को फॉर्म करके बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। आगे हम बढ़े, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन में आपको पता है अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी, जैसे अपन एल्कीन्स में देखते हैं, और वहां पे ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। और इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन व्हेन कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय ट्रिपल बॉन्ड इन एल्काइन्स देन इट इज लीनियर शेप, राइट ना। और कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे या सिंगल बॉन्ड बनेंगे तो वहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसमें अपने पास आ रहा है एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हो कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ कार्बन आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 है और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम सेंटर पे कार्बन बनाएंगे और उसके अराउंड ये 4 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, और इन चारों इलेक्ट्रॉन के साथ में कौन आ जाएंगे बताओ, हाइड्रोजन एटम्स पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है। तो कार्बन के साथ ये 4 डॉट्स कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे, और हाइड्रोजन के पास जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में वैसे भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ होगा तो वहां हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और अगर दो एटम के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहां आप सिंगल बॉन्ड फॉर्म करोगे, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि सभी जगह पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या करते हैं अपन, कंपाउंड के साथ जितने भी एटम्स होंगे उनको ओपन फॉर्म में लिखना है विथ बॉन्ड्स। उनके बीच कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करना। जैसे यहाँ इथीन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इथाइन है तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब सारे एटम्स भी रिप्रेजेंट करने हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको भी अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नेक्स्ट अपने पास है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें अपन सिर्फ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एटम्स जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है उनको हाइड कर देते हैं, और ये वाला फॉर्मेट जिग जैग फैशन के रूप में बोला जाता है। जैसे अपने पास मान लो कोई कंपाउंड है ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 है ना, तो इसमें 4 कार्बन है तो ये अपना फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, फिर सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। इस प्रकार से जिग जैग फॉर्मेट में अगर हम कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या फिर जिग जैग फॉर्मूला। द नेक्स्ट, जैसे ये एग्जांपल दिख रहा है आपको, इसमें हमने इसको जिग जैग फॉर्म में लिखा और ये एक सब्स्टिट्यूट भी साथ में लगा रखा है। तो सिंगल एक लाइन का मतलब वहां पे सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और भी एग्जाम्पल है अपने पास में, जैसे लिखा हुआ आप 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो जाएंगे टोटल। यहाँ पे टोटल कार्बन 4 थे अपने पास, तो 1 2 3 4 कार्बन, और सेकंड वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो सब्स्टिट्यूट, तो उसको अपने एक सिंगल लाइन द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। साइक्लिक कंपाउंड बॉन्ड लाइन फॉर्म में सेम देखो, जैसे ये 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है तो ऐसे एक ट्रायंगल जैसा बना देंगे अपन। यहाँ पे 5 कार्बन जो है साइकिल फॉर्म में अरेंज हो रखे हैं तो ये साइक्लोपेंटेन जैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो कोई सब्स्टिट्यूट भी साथ में प्रेजेंट है तो आप उसको भी अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट अपने पास आ रहा 3D रिप्रेजेंटेशन। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3D वे में त्रिविमीय रूप से प्रदर्शित करना चाहें तो उसके लिए हमें वेज एंड डैश फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। जैसे ये आपको दिख रहा है,
ये है डैश वेज और ये होता है ये डैश वेज और ये होता है सॉलिड वेज। और ये जो सिंपल बॉन्ड्स बने हुए हैं, इन सिंपल बॉन्ड्स का मतलब है कि वो एटम जो है उसी प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, जैसा कि यहाँ लिखा है बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। तो ये एटम सेंटर एटम के साथ में उसी प्लेन में प्रेजेंट है। और अगर इस प्रकार का सॉलिड वेज बना हुआ है तो उसका मतलब है, सॉलिड वेज का मतलब वो एटम सेंटर एटम के साथ या उस प्लेन के साथ कहाँ पे होगा बताओ, टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, या यूं कह सकते हैं टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक की ओर, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसकी ओर ये एटम होगा, अवे फ्रॉम। और जो डैश वेज वाला उसमें क्या बोलेंगे अपन, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और इसी को अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपवर्ड और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी अपन बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3D वे में रिप्रेजेंट करना है तो हमें वेज एंड डैश स्ट्रक्चर का उपयोग करना पड़ेगा। सिंपल अगर बॉन्ड है इसका मतलब उसी प्लेन में प्रेजेंट है, सॉलिड वेज है इसका मतलब टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर वो एटम प्रेजेंट है, और डैश वेज अगर बना रखा किसी एटम के साथ दैट मीन्स वो एटम अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर अरेंज्ड है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसके बेसिस पे, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ए साइक्लिक और दूसरा कौन सा अपने पास साइक्लिक कंपाउंड्स। ए साइक्लिक को ओपन चेन कंपाउंड भी बोला जाता है और जो साइक्लिक कंपाउंड है वो क्लोज चेन या फिर रिंग चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। अब जब साइक्लिक होगा तो उसमें होमोसाइक्लिक का मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही साइकिल या रिंग के अंदर प्रेजेंट है तब तो बोलेंगे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और अगर कार्बन के अलावा अदर एटम भी उस रिंग के अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड अगेन एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक टाइप के होते हैं। एरोमेटिक वापस अपने को नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा कौन कौन से टाइप के होते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। वापस हम डिटेल में बात कर रहे हैं असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स। ये कंपाउंड जो होंगे एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है, और इनमें स्ट्रेट चेन होगी या फिर क्या होगी ब्रांचिंग चेन, लेकिन रिंग फॉर्म में नहीं होंगे, साइकिल के फॉर्म में ये कंपाउंड नहीं होते हैं। ओपन चेन में 2 कार्बन या जितने भी कार्बन अवेलेबल होंगे स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो एक्चुअली 2 नाम से मिलके बने होते हैं, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। तो एली और यहां से मिल जाएगा अपने को साइक्लिक कंपाउंड, यानी बेसिकली ये एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं सिंगल बॉन्डेड वाले, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोहेक्सेन है, ये होमोसाइक्लिक। और यहाँ आप देख रहे हो कि इस वाले कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ साथ रिंग के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड जो हमने पढ़ा था इनमें विशेष प्रकार की स्मेल होती है, स्पेसिफिक प्लीजेंट स्मेल होती है। एरोमा वर्ड का जो बेसिक मीनिंग होता है, इनमें बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स इंक्लूड होते हैं, जैसे बेंजीन है, एनिलीन है, नेप्थलीन है, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है उनको बोलेंगे बेंजीनॉइड कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको वो एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक की बात अभी हमने पढ़ी थी कि अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा अदर एटम भी प्रेजेंट हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ हैं, अगर अपने पास OH ग्रुप है यानी एल्कोहलिक कंपाउंड हो सकते हैं, एल्डिहाइड कंपाउंड हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड हो सकते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी सीरीज अगर हम बनाते हैं जिसमें 2 कंटिन्यू मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का अगर डिफरेंस होता है तो उस सीरीज को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। जैसे अगर हम एल्कोहलिक कंपाउंड के लिए बनाना चाहें तो CH3OH, नेक्स्ट वन इज CH2OH, नेक्स्ट वन इज CH2OH। तो यहां आप देख रहे हो इधर से लेके यहां तक कौन से ग्रुप का डिफरेंस आया, CH2 ग्रुप का। वापस यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो CH3 से CH3 कैंसिल, एक CH2 से एक CH2 कैंसिल, OH से फिर OH कैंसिल, अगेन किस चीज का डिफरेंस आएगा, CH2 ग्रुप का अगर डिफरेंस आता है तो ऐसी सीरीज को बोला जाएगा होमोलॉगस सीरीज।
नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पास दो सिस्टम अवेलेबल है, कॉमन नेम सिस्टम ऑल्सो नोन एज ट्राइबल नेम सिस्टम एंड द वेरी इंपॉर्टेंट IUPAC नेम सिस्टम। तो पहले कुछ ट्रेडिशनल नाम के कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स के नाम जो है कॉमन नेम स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, इनको हमें याद रखना पड़ेगा कि CH4 के लिए मिथेन है, यहाँ पे N का मतलब हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसलिए N वर्ड आएगा। और अगर सेकंड वाले कार्बन पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहां सब प्रीफिक्स जुड़ेगा आइसो, और अगर सेकंड वाले कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप आएगा तब वहां पे बोलना पड़ेगा आपको नियो। ठीक है, ऐसे कुछ कंपाउंड के नाम फिक्स हैं जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, लाइक दैट। IUPAC नेम सिस्टम, इनके अंदर अपने को कुछ बेसिक रूल काम में लेने पड़ेंगे, जैसे अपने पास हाइड्रोकार्बन है दो टाइप के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन सीरीज वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इंक्लूड किए जाएंगे। अनसैचुरेटेड का मीन्स है कि कार्बन कार्बन के बीच या तो होगा डबल बॉन्ड या फिर होगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी एल्कीन और एल्काइन सीरीज वाले कंपाउंड्स यहां पे इंक्लूड किए जाएंगे। आ गया वापस अपने पास IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसमें बेसिक रूल्स है कुछ पहले। मिथेन, हेप्टेन, ये तो आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो मेथ या मीथ प्रोनाउंस करते हैं, 2 के लिए ईथ, प्रोप, ब्यूट, लाइक दैट, है ना। तो वो हो जाएगा रूट नेम ऑफ कार्बन चेन। आप पर्टिकुलर अगर एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो सफिक्स क्या जोड़ेंगे अपन बताओ, N, तो मीथ प्लस N मीथेन, प्रोप प्लस N प्रोपेन, 10 कार्बन होगा तो डेक प्लस N डेकेन, है ना। सम एग्जाम्पल्स, अगर ब्रांचिंग हो जाती है किसी कंपाउंड्स के अंदर तो पहला जो रूल्स मिलेगा कि सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना। द फर्स्ट बेसिक रूल ऑफ IUPAC सिस्टम, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन गिवन कंपाउंड। और उस कार्बन चेन के अलावा जो भी चीजें बचेगी वो होगी सब्सटीट्यूट के फॉर्म में, और फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा तो सबसे पहले आपको उस सब्सटीट्यूट का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे मान लो CH3 ग्रुप आ रहा है, इसका जो नाम होगा क्या लिखेंगे बताओ, मिथाइल, है ना। एल्केन से ANE वर्ड हटा के क्या जोड़ दिया जाता है, YL, तो मिथेन से मिथाइल सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, लाइक दैट, वैसे वैसे कंपाउंड। वर्ड रूट का मतलब हो गया कार्बन चेन में जितने भी कार्बन आएंगे, और सफिक्स अपने पास कौन सा था बताओ, ANE। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्काइंस में वही फर्स्ट रूल क्या था बताओ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना, जो भी कंपाउंड दी जाएगी। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अपने पास मैक्सिमम कार्बन इस वाले चेन के अंदर अवेलेबल है, देयर आर टोटल 9 कार्बन, तो ये बन जाएगा सब्सटीट्यूट, ये भी क्या बन जाएगा सब्सटीट्यूट। सेकंड जो रूल है अपना, नंबरिंग करनी है। जो कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे उसमें नंबरिंग करने के लिए अपने पास 2 डायरेक्शंस होंगे, या तो यहां से नंबरिंग करेंगे या फिर इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए भी हमें कुछ बेसिक रूल को फॉलो करना है, जैसे कि नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से आपको सब्स्टिट्यूट को या मल्टीपल बॉन्ड को या किसी फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम से मिनिमम नंबर दिया जा सके। अगर मान लो कोई आइडेंटिकल ग्रुप्स आ जाते हैं सेम लोकेशन पे, इफ डिफरेंट ग्रुप अगर आते हैं तब तो हमें क्या करना होगा, वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करना। कहने का मतलब, अगर जैसे मान लो सेकंड वाले कार्बन पे इस साइड है क्लोरीन और इस साइड आ गया अपने पास ब्रोमीन, तो मैक्सिमम कार्बन चेन तो ये हो जाएगी अब 1 और 2 पे क्लोरो, इधर से 1 और 2 पे ब्रोमो। तब हमें पहले किसको नंबर देना पड़ेगा, ब्रोमो को आपको पहले नंबर देना पड़ेगा, बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो का B क्लोरो के C से पहले आएगा। ठीक है। देन नेम, अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स आ रहे हैं, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे इस कंपाउंड में आप देख रहे हो सेकेंड और 4 पे 2 बार CH3 ग्रुप आ गया, तो उस मिथाइल के नाम से पहले आपको, अगर ग्रुप 2 बार रिपीट होगा तो डाई वर्ड काम में लेना पड़ेगा, 3 बार कोई ग्रुप आ रहा है तो ट्राई नाम लिखना पड़ेगा, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, इस प्रकार के प्रीफिक्सेस का यूज आपको करना पड़ेगा। When 2 substitutes are in the equivalent position, तो वापस वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर का आपको यूज करना पड़ेगा। ब्रांच चेन, अगर मान लो
कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिसमें दोबारा सब्स्टिट्यूट में भी ब्रांचिंग करना पड़े, तो जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसको फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, इसमें 10 कार्बन की स्ट्रेट चेन दिख रही होगी आपको, जो यहाँ से चल रही है 1 2 3 करके। अभी इतना बड़ा जो सब्स्टिट्यूट आपको दिख रहा है ना बेटा, इसमें आपको दोबारा से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट कार्बन कौन सा बनेगा, जिसकी वैलेंसी फ्री चल रही है, यहाँ पे ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन, इसको आपको फर्स्ट नंबर देना। इसके पास ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये कंटिन्यू हो जाएंगे। और जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम ब्रैकेट के अंदर आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड का अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उनके नाम से ठीक पहले आपको प्रीफिक्स जोड़ना पड़ेगा। कौन सा बताओ, साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करना पड़ेगा। बाकी नाम का सेम रहेगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन। अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो उसका नाम आपको पहले लिखना पड़ेगा। और अगर डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं देन अगेन आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है लोवेस्ट लॉक एंड रूल वाला। इसमें देखो ये दो जो मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, वो फर्स्ट कार्बन पे हैं, और ये इथाइल जो है वो कौन से कार्बन पे है बताओ, थर्ड कार्बन पे, है ना। तो आपको इसको फर्स्ट बनाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेट बनेगा 1, 1, 3, ये नंबर्स का सेट बनेगा। अगर आपने इसको 1 पे बना दिया, ये 1, ये 2 और ये 3, तब गड़बड़ हो जाएगा। तब सेट बनेगा 1, 3, 3। तो लोवेस्ट नंबर का सेट बनना चाहिए, न कि हाईएस्ट नंबर का। फंक्शनल ग्रुप वाले अगर कंपाउंड होते हैं तो उनमें फंक्शनल ग्रुप का ये प्रायोरिटी ऑर्डर अपने को याद करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, ये इसी सीक्वेंस में अपने को याद करना पड़ेगा। और सभी फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स होते हैं उनको भी साथ साथ आपको लर्न करना अच्छे से। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास ये कंपाउंड है जिसमें एल्कोहलिक ग्रुप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे अपन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये क्या हो जाएगा बताओ, सब्स्टिट्यूट। ये कौन है बताओ, फंक्शनल ग्रुप। अब नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे, तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है नंबरिंग के लिए भी। नंबरिंग के लिए भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले नंबर दिया जाएगा, मिनिमम से मिनिमम नंबर एज पॉसिबल एज। देन अपने को देखना है मल्टीपल बॉन्ड्स को, और सबसे लास्ट में किसको नंबर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट को, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर नंबरिंग। लेकिन जब नाम लिखेंगे हम तो सबसे पहले नाम किसका लिखना है, सब्स्टिट्यूट, देन मल्टीपल बॉन्ड, और फिर लास्ट में सफिक्स के रूप में आएगा फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे इधर से नंबरिंग करेंगे अपन 1 2 3। 6 पे कौन आ रहा है, सब्स्टिट्यूट, तो 6 मिथाइल, फिर 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, और 3 पे क्या आ जाएगा, ये ऑल। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2 फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन है सेकंड पे और 4 पे। तो टोटल कार्बन हो गए अपने पास कार्बन, ये हो जाएगा हेक्सेन 2,4 डाईऑन। बेंजीन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनका अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो जो सब्स्टिट्यूट होगा उसको पहले लिखना। जैसे ये हो गया मिथाइल, और इसका जो बेस नेम है वो बेंजीन, तो मिथाइल बेंजीन, और इसको टोल्यून भी बोला जाता है। ये स्टैंडर्ड नेम है, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, मिथॉक्सीबेंजीन, एनिलीन, ब्रोमोबेंजीन, ऐसे। अगर दो सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं बेंजीन पे तब आपको नंबरिंग का यूज करना पड़ेगा 1,2 या 1,3 या 1,4। अगर 1,2 पे है तो उसको हम कॉमन नेम में ऑर्थो पोजीशन भी बोलते हैं, आपको पता होगा। 1,3 पे अगर 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े उसको मेटा बोलते हैं, और 1,4 पे अगर 2 सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं देन इट इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन, सॉरी पैरा पोजीशन। तो ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, राइट। ये यहाँ पे अवेलेबल है, देखो ऑर्थो, मेटा, पैरा। अगर 3 सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे तब ये देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इसको नंबर 1 पे रखा हमने, फिर 2, 3, 4, 3 और 4 पे आपको 2 सब्स्टिट्यूट मिलेंगे मिथाइल, है ना। तो 3,4 डाई मिथाइल, और इसका बेस नेम आपको पता है ना, फिनॉल बोलते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर सीधा OH ग्रुप जुड़ा है देन कंपाउंड इज नोन एज फिनॉल। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम बेंजीन को, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां बेंजीन को आपको सब्स्टिट्यूट मान के चलना पड़ेगा, तब इसका नाम लिखा जाएगा फिनाइल। जैसे इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको 2,3, इसका मतलब ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो 2 और 3 पे आपको कौन दिख रहे हैं बताओ,
2 ब्रोमो, तो 2,3 डाई ब्रोमो, और 1 पे यहाँ बेंजीन नहीं बोलेंगे, अब हम बेंजीन के लिए फिनाइल यानी फेनिल वर्ड यूज में लेंगे। तो 1 फिनाइल और देन पेंटेन। 2 फिनाइल इथेनॉल, तो यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन। तो सेकेंड पे कौन है बताओ, ये फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग, तो 2 फिनाइल इथेनॉल बोला जाएगा इसको। आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड जिनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको आइसोमर बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे अपन आइसोमेरिज्म। ये एक चार्ट फॉर्म में लिखा हुआ आइसोमेरिज्म के टाइप्स है, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये सब टाइप्स हैं, जैसे चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म समथिंग, और ऐसे स्टीरियो के लिए जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। स्ट्रक्चरल में जैसा कि आप देख रहे हो नाम से पता चल रहा है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। वापस इसका सब टाइप्स है अपने पास चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन कार्बन चेन में डिफरेंस आएगा। जैसा कि आप देख रहे हो पेंटेन, ये इस वाले फॉर्मूले से हम आइसोमर बना रहे हैं C5H12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इससे हमने एक बनाया नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। तो यहाँ 5 कार्बन की आपको चेन मिलेगी, यहाँ 4 कार्बन की, और यहाँ पे केवल 3 कार्बन की चेन मिलेगी। तो कार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो इट इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जैसे अल्कोहल की बात करें, जनरल फॉर्मूला ये रहा, इसमें 3 कार्बन की चेन, इसमें भी 3 कार्बन की चेन, लेकिन OH ग्रुप जो है ना आपको इस वाले कंपाउंड में कहाँ दिख रहा, देखो प्रोपेन 1 ऑल, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ, जबकि यहाँ पे प्रोपेन क्या हो गया 2 ऑल। तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप डिफरेंट हो गई। अब है अपने पास थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ गया। देखो आप यहाँ पे कीटोन मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या आ गया एल्डिहाइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, सो दीज आर नॉन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि जो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनकी दोनों वैलेंसी फ्री होती हैं, उनके साथ जो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स में क्या आ जाता है डिफरेंस। जैसे हम बात करें ईथर है ना, तो ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, 2 कार्बन इधर जोड़े 2 कार्बन इधर जोड़े, एक आइसोमर ये बना दो, और दूसरे में हमने क्या कर दिया ये देखो ऑक्सीजन के साथ पहले आप देख रहे हो दोनों इथाइल ग्रुप थे, जबकि इस बार प्रोपाइल और मिथाइल। तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप की स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, तो उनको हम बोलेंगे मेटामर्स। फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 2 एटम के बीच में जो अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करना, तोड़ना है ना, क्लीवेज करना, क्या कहलाएगा फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन 2 टाइप के होते हैं, एक होमोलाइटिकली क्लीवेज करें और एक हेट्रोलाइटिकली। हेट्रोलाइटिकली क्लीवेज जब करेंगे बॉन्ड को, तो बॉन्ड जो है जैसे कार्बन और क्लोरीन के बीच में, तो ये बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा, जैसे इस वाले एग्जांपल में क्लोरीन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर जाएंगे, कार्बन पे आ जाएगा प्लस, क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस। यानी अगर किसी बॉन्ड को हेट्रोलाइटिकली आप क्लीवेज करते हो तो आयंस का फॉर्मेशन होगा, कैटायंस और एनायंस। अगर कार्बन पे प्लस आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, और अगर माइनस आएगा तो क्या बोलेंगे कार्ब एनायन। अगर होमोलाइटिकली क्लीवेज करते हैं बॉन्ड को तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जो स्पीसीज यहाँ बनेगी उनको बोलते हैं अपन फ्री रेडिकल। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। ये कंटिन्यू वापस अपने पास प्रोडक्ट ऑफ हेट्रोलाइटिकली, जैसे हमने पढ़ा अभी, कार्बन पे अगर प्लस आएगा तो उसको कार्बोकैटायन बोलेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स के कार्बोकैटायन है, इनको बोला जाता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये इसी वे में इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। और जस्ट रिवर्स अगर हम कार्ब एनाइन की बात करेंगे तो 3 डिग्री वाला सबसे कम स्टेबल है और 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल।
जब होमोलाइटिकली फ्यूजन कर रहे थे अपन तो फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे थे। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होता है, जबकि कार्ब एनाइन में ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ध्यान रखना इसका। अब अपने पास अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट पे जो स्पीसीज अटैक करती हैं, अटैकर स्पीसीज, उनको बोलते हैं रिएजेंट्स, जो होते हैं दो टाइप के, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड अटैकर स्पीसीज होते हैं, इनके पास लोन पेयर भी अवेलेबल होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अटैकर स्पीसीज होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनके पास सेंटर एटम क्या होगा बताओ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले होंगे, और दूसरी बात इनके ऊपर प्लस चार्ज आपको मिलेगा। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल्स और पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीसीज होगी उनको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। देन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, दो इफेक्ट है, एक परमानेंट पोलराइजेशन जिसमें अपने पास आएगा इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, और एक होता है अपने पास टेम्पोरेरी इफेक्ट जिसमें आएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहले हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर। तो अगर इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर डिस्प्लेस होंगे तो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। वहां हम दो टाइप का इफेक्ट पढ़ेंगे, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस ग्रुप से अवे दूर रिपेल होते हैं। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिपेल करते हैं, तो उन पे प्लस चार्ज आता है, इसको अपन बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। और जैसे ये वाले ग्रुप दिख रहे हैं आपको, क्लोरीन, नाइट्रो, है ना, साइनाइड वगैरह, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, इसको बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। देन रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होगी। अगर हम माइनस आर इफेक्ट की बात करेंगे तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप की ओर कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, ग्रुप पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट। जबकि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ जो ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजन के पास जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बेंजीन रिंग की ओर मूव करेंगे, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस ग्रुप पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इसको बोलेंगे अपन पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इसमें, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। एंड द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये टेम्परेरी इफेक्ट है जो तभी होगा जब रिएजेंट प्रेजेंट होगा तो ही ये इफेक्ट हैपन होता है वहां पे। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा डबल बॉन्ड, यानी पाई इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन की ओर मूव कर रहे हैं, इस वाले कार्बन पे। तो ये जो अटैकिंग स्पीसीज है वो उसी कार्बन पे जाके जुड़ रहा है जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तब तो हम इसे क्या नाम देंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जबकि इस वाले एग्जाम्पल में आप देखो पाई इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है इस वाले कार्बन पे और ये अटैकिंग स्पीसीज कहां जाके जुड़ेगी, दूसरे कार्बन पे जहां पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, तो ये अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था 11th क्लास का। नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक